I guess all are here now. Now we can start the chapter named correlation. Okay. As the name of the chapter says itself, it's a relationship between two variables. Co-relation. Co means between two, and here we are talking about variables, two variables. आप लोगों ने जनरली भी नोट किया होगा, there are such some variables who are related with each other. For example, हमने देखा है कि अगर हम प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ते हैं, अगर प्रोडक्ट के प्राइसेस में कुछ भी चेंज होता है, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो उसका एकदम डायरेक्ट इफेक्ट हमें उस प्रोडक्ट की डिमांड पे दिखता है. या तो प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है, जनरली ये देखा गया है कि कम हो जाती है, और कम होने पर बढ़ जाती है. इसी तरह से जो सेल है प्रोडक्ट की, वो बहुत कुछ आजकल डिपेंड करती है कि एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्च हो रहा है. जितना ज्यादा एडवर्टाइज किया जाता है प्रोडक्ट को, उस पर जितना खर्च किया जाता है, आप लोग देखा होगा कि जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में सेल होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी सेल बढ़ जाती है. वहीं पे अगर वीक मार्केटिंग है, उसकी इतनी एडवर्टीजमेंट नहीं हो रहा है, तो प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो उतनी नहीं बढ़ती है, स्टेबल रहती है. सो इस तरीके की कुछ चीजें या कुछ ऐसे वेरिएबल्स जो हमें रिलेटेड लगते हैं, जैसे कि जो पर्सन की हाइट होती है और उसका जो वेट होता है, वो कहीं ना कहीं आपस में कोरिलेट करते हैं. एक स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं कि अगर इतनी हाइट है तो स्टैंडर्ड वेट इतना होना चाहिए, अगर उतना नहीं है सो उससे ज्यादा है तो आपको ओवरवेट कह दिया जाता है, और उससे कम है तो आपको अंडरवेट कहा जाता है. राइट? बंदे की इनकम बढ़ती है, सो ऑटोमेटिकली उसके खर्चे बढ़ते हैं. ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इनकम तो बढ़ती जा रही है लेकिन जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो सेम रहे. ऐसा आपने किसी को भी नहीं देखा होगा. हमेशा जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है, जो खर्चा है, वो बढ़ता ही बढ़ता है, जबकि इनकम बढ़ रही थी. तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ा? उनके खर्चों पर. ऐसे ही जो सीजनल हमारी चीजें होती हैं, कोल्ड ड्रिंक की सेल हो गई, मतलब जो ठंडी चीजें हैं उनकी सेल डिपेंड करती है कि सीजन कैसा है. अगर गर्मी है तो ठंडी चीजें की सेल बढ़ जाएगी, वहीं अगर सर्दी आ जाती है तो गर्म चीजों की सेल बढ़ जाती है, एंड सो ऑन. So in this chapter we are going to study about such kind of relationship, कि जो relationship exist कर रहा है variables में. ये पहली बात तो हम ये सर्च करेंगे कि अगर हमें दो वेरिएबल्स दिए हैं तो उनमें कोरिलेशन है भी या नहीं. ठीक है ना? फर्स्ट चीज तो ये फाइंड आउट करनी होती है कि वहां पे जो कोरिलेशन है उनके बीच में वो है या नहीं है. सेकेंड क्वेश्चन ये होता है कि अगर कोरिलेशन है तो उसका टाइप क्या है. हमने अभी बात करी जैसे चीजों की, तो आप जैसे मैं वेरिएबल्स की बात कर रही थी तो आप लोगों ने नोटिस किया हो, हमेशा ऐसा नहीं है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़े, एक चीज कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो. कई बार ऑपोजिट भी होता है. जैसे प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है, यानी ऑपोजिट वे में जा रही है. जबकि इनकम बढ़ने पर एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, है ना? हाइट बढ़ने पर हमारा वेट भी गेन होता है. सो ये सेम डायरेक्शन में चेंजेस हो रहे हैं. तो इसका मतलब कोरिलेशन के जो टाइप है वो भी हम पढ़ेंगे,
कि ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके का कोरिलेशन है, एक से ज्यादा तरीके का है, वो भी हम यहाँ समझेंगे। फायदा क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का? इस चैप्टर को पढ़ने का ये फायदा है कि अगर हमें पता है कि ये दो वेरिएबल्स आपस में कोरिलेटेड हैं, तो आप उस बेसिस पे फर्दर प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं उनके बारे में। जैसे ज्यादातर हम प्राइस डिमांड इजीली हमें समझ में आता है, तो उसी की बात मैं करती हूँ। अगर हमें पता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसका जो भी हम प्राइस रखते हैं उस पे उसकी जो डिमांड उस पर डिपेंड कर रही है, आपको पता है कि डिमांड डिपेंड कर रही है, तो आप प्राइजेस अपने मनमाने तरीके से नहीं रख सकते। या आप सोचो कि मैं तो यहाँ बहुत प्रॉफिट कमा लूं, मेरी कॉस्ट तो आई है सिर्फ 5 रुपए और मैं इसको 500 रुपए का बेच दूं। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें पता है कि प्राइस बढ़ाने पर डिमांड पे फर्क पड़ेगा। क्यों पड़ता है डिमांड पे फर्क? क्योंकि कंपटीशन इतना है, आप अकेले उस प्रोडक्ट को नहीं बना रहे हो। अगर आपकी मोनोपोली है मार्केट में, आपने देखा होगा कुछ, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कोई और नहीं बना रहा, मोनोपोली है, तो उनके प्राइसेस वो लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। फिर कॉस्ट के हिसाब से नहीं करते कि हमारी इतनी कॉस्ट आई है तुम इतना रखे, वो कॉस्ट जितनी भी आई हो, लेकिन वो देखते हैं इस चीज को और कोई बेच ही नहीं रहा मार्केट में, किसी के पास ये आइडिया ही नहीं है, तो वो उस आइडिया के पैसे लेते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट में उनका कंपटीशन आता है, तो वहीं उन्हें भी फिर अपने प्राइसेस कंट्रोल करने पड़ जाते हैं, वरना कोई नहीं खरीदेगा। अब जैसे ये कोक, पेप्सी और थम्स अप, ये तीनों ही लगभग नाम अलग है लेकिन टेस्ट में लगभग सेम ही है। तो नोबडी, ज्यादातर क्या होता है, लोग ये नहीं कहते कि हमें पेप्सी दे दो, कोक दे दो, ज्यादातर ये बोला जाता है कि वो पूछने वाला भी पूछता है ब्लैक चाहिए मैम, ये ब्लैक चाहिए सर, या ऑरेंज चाहिए, या क्या चाहिए। जो ग्लासेस में अगर वो लोग सर्व कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि वो थम्स अप दे रहे हैं कि पेप्सी दे रहे हैं कि क्या दे रहे हैं, कोक दे रहे हैं। तो अगर उसमें पेप्सी वाला सोचे कि सब, आपने देखो कि तीनों के फिर प्राइसेस सेम रहता है। अगर 10 रुपए की बॉटल है एक की, तो दूसरा भी 10 की देगा, दूसरा तीसरा भी 10 की देगा, 9 की, 9.5 की तो दे सकता है। बट अगर उसने 10.5 भी करा या 11 रुपए कर दिया, तो ऑब्वियसली फिर उसको कौन खरीदेगा ना, उसका सेम प्रोडक्ट अवेलेबल है, जो उसका कॉम्पिटिटर है इतना तगड़ा। तो ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि अगर हम ये चैप्टर अच्छे से समझ जाते हैं, हम कोरिलेशन समझ लेते हैं, तो हम हमें ये बात हमेशा ध्यान रहेगी उन वेरिएबल्स पे काम करते हुए कि इनके बीच में एक तो पहली बात कोरिलेशन है, दूसरा हमें उसका टाइप भी पता लग जाएगा। जब हम इस चैप्टर को सीख लेंगे तो हम पता कर पाएंगे कि जो कोरिलेशन है उसका क्या टाइप है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कितना कोरिलेशन है, हाउ मच कोरिलेटेड दे आर। अगर मुझे ये पता हो कि जो मेरे प्रोडक्ट के प्राइसेस और डिमांड है उनमें कोरिलेशन तो है, टाइप भी पता कर लिया मैंने, लेकिन जो कोरिलेशन का अमाउंट निकल कर आया वो ऐसा आया कि बहुत ही कम आया, मतलब जो कोरिलेशन है वो बहुत ही वीक है, कम है। कम होने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप प्राइस में ज्यादा भी बढ़ा रहे हो ना प्रोडक्ट के प्राइस, तो उसकी डिमांड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, अब जो लोग ब्रांड कॉन्शियस हैं, वो उस प्रोडक्ट के कितने भी प्राइसेस बढ़ जाए वो उसी ब्रांड को लेंगे। सो यानी वहां पे उन्हें पता होगा कि भाई मेरे प्रोडक्ट के प्राइस और डिमांड में जो कोरिलेशन है वो वीक है। यहीं पे अगर मान लीजिए आप कैलकुलेट करना भी सीखेंगे इस चैप्टर में, आपने कोरिलेशन कैलकुलेट करा और आपने देखा बहुत हाई कोरिलेशन आ रहा है, बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है, तो उसका मतलब ये है कि आपने अगर 50 पैसे भी बढ़ा दिए तो आपकी डिमांड पे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। तो डेफिनेटली we'll think about it and we'll take care of the prices of our product, we'll control the prices of our product so that डिमांड बनी रहे मार्केट में। अगर डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्ट सड़ जाएगा रखा रखा, सो कोई नहीं लेगा। अब सेल ऑफ, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया आपके सामने लिखा है, सेल ऑफ वुलन गारमेंट एंड डे टेम्परेचर। अब अगर हमें पता है कि जो सेल है वुलन्स की वो डे के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, सर्दी गर्मी की बात नहीं है। आप हिल स्टेशंस पे चले जाइए, आपको वहाँ 12 महीने वुलन्स बिकते हुए दिखेंगे, बिकॉज वहाँ जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम रहता है। तो अगर हमें ये बात पता है कि जो सेल है वुलन गारमेंट्स की वो डे टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और अच्छा खासा कोरिलेशन है यहाँ पर, सो हम उसके हिसाब से सेल करेंगे ना। जितनी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिनमें कपड़े बिक रहे हैं, तो अगर वो अभी जो इस समय मौसम चल रहा है और जिस एरिया में वो अपना सामान बेच रहे हैं रीजन में, वहां पे वो वुलन्स बेचना स्टार्ट कर दें इस सीजन में, डेफिनेटली नोबडी इज गोइंग टू बाय।
क्योंकि हमें पता है कि अभी जो टेम्परेचर चल रहा है मोस्ट इंडिया की अगर हम बात करें तो ज्यादातर एरियाज में कैसा चल रहा है, वो बहुत ही हाई चल रहा है। तो ये मैं आप लोग को समझाना चाह रही हूँ कि ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि जो हम कहते हैं ना हाइट बड़ी, हाइट इतनी है तो वेट इतना होना चाहिए, क्यों, वाई, बिकॉज बोथ आर कोरिलेटेड। और वो किस तरीके से कोरिलेटेड है, कितने कोरिलेटेड है, ये सब आप इस चैप्टर में सीख लेंगे, जिसके बेसिस पे आप करंट सिचुएशन की स्टडी तो कर ही पाएंगे, साथ ही साथ आप आगे फोकस भी कर सकते हैं। अगर मैंने एक स्टडी करी कि मैं जब स्टैट्स का टेस्ट लेती हूँ और इकोनॉमिक्स का सर टेस्ट लेते हैं, तो हम लोगों ने एक स्टडी करी कि जिन स्टूडेंट्स के इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं टेस्ट में, उनके ही स्टैट्स में भी बहुत अच्छे आते हैं। ऐसे मैंने कुछ रिजल्ट निकाला, मतलब हमने 3-4 टेस्ट ऐसे करे, रिपीटेडली हमारे सामने ही रिजल्ट आया। सो एक माइंडसेट हो गया ना, यानी इकोनॉमिक्स और स्टैट्स ये कहीं ना कहीं कोरिलेट करती है। जिन बच्चों को इकोनॉमिक्स अच्छे समझ में आती है उन्हें स्टैट्स भी अच्छे समझ में आती है, वाइस वर्सा, स्टैट्स अच्छे समझ में आ रही है तो इकोनॉमिक्स भी आ रही है, उनका माइंडसेट उस तरीके का है स्टूडेंट्स का। तो हमें फिर आगे टेस्ट लेने की उतनी जरूरत नहीं है, हमें पता है अगर हम एक भी टेस्ट ले रहे हैं आइदर ऑफ इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स, कि इन स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर स्टैट्स में अच्छे आए हैं तो इनके इको में भी अच्छे आएंगे, चाहे हम उसका इको का टेस्ट ले नहीं ले, एक स्टडी बन गई, हम फोकस कर पा रहे हैं अब। तो ये सारी चीजें आप इसमें अब आराम से सीख सकते हैं। ओके, पीडीएफ मैंने शेयर करा है तो उनको अच्छे से आप पढ़ भी लीजिएगा, स्टडी में भी देखिएगा इसको। सो हमने ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें हमने बात करी कि कोरिलेशन क्या है, इसमें आप क्या सीखेंगे। जस्ट ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें कुछ एग्जांपल्स की बात हुई है कि जो एक तो दो वेरिएबल्स की यहाँ पर बात होगी। टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड। दो वेरिएबल्स कोरिलेटेड कहलाएंगे कब, if with a change in the value of one variable there arises a change in the value of another variable। मतलब कोरिलेशन तभी एग्जिस्ट करेगा, कोरिलेटेड प्रोडक्ट वेरिएबल्स आपस में कोरिलेटेड तभी कहलाएंगे अगर किसी भी एक वैल्यू में आप चेंज कर रहे हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू में चेंज करें और उसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पर अपने आप पड़े, जबकि दूसरे वेरिएबल को हमने टच भी नहीं करा, उस पर अपने आप दिखे, तो वो आपका क्या, वो दोनों वेरिएबल्स आपस में कोरिलेटेड वेरिएबल्स कहलाएंगे। On the other hand, if a change in the value of one variable does not bring any change in the value of another variable, अगर एक वेरिएबल की वैल्यू में चेंज करने पर दूसरे वेरिएबल पे बिल्कुल भी फर्क ना पड़े, the two variables are said to have no relation with each other। ओके, तो हम ये बात बोलेंगे कि दोनों वेरिएबल्स में कोई कोरिलेशन नहीं है। ये मैंने अभी आप लोग को बताया था कि कोरिलेटेड वेरिएबल्स वही होते हैं जब फर्क दिखे आपको, एक में चेंज करें और दूसरा इफेक्ट हो, ठीक। सो वो वेरिएबल्स आपके कहलाते हैं कोरिलेटेड वेरिएबल्स। आगे बढ़ते हैं हम कि कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। ओके, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन को दो तरीके की, दो कैटेगरीज में मैंने डिफाइन करा है, आपकी बुक में भी इसी तरीके से है स्टडी में। एक तो आपका होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, एक होता है आपका नेगेटिव कोरिलेशन। पहले बात सिर्फ और सिर्फ इसकी होगी, अभी जो मैं समझाऊंगी वो इसको समझाऊंगी, इसको अभी थोड़ा सा रुक कर समझाऊंगी। सो पॉजिटिव और नेगेटिव वेरिएबल की, अगर हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन की बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव वेरिएबल ये है, सपोज वी हैव टू वेरिएबल्स। अच्छा, एक चीज और मैं पहले यहाँ एक्सप्लेन कर दूं, अभी तक देखिए जितना हमने लास्ट चैप्टर में हमने जब क्वेश्चंस करे ना तो हमें सिर्फ एक्स की वैल्यूज मिलती थी, वैल्यूज ऑफ एक्स गिवन थी, उनके बेसिस पे हम मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्जन ये सब निकाल रहे थे, है ना। सो ये इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना जिनमें एक वैल्यू मिलती है, ये कहलाता है आपका यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिवेरिएट मतलब एक वेरिएबल है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। बट कोरिलेशन में आप देखेंगे कि आपको ऐसे x एंड y दो वेरिएबल्स की वैल्यूज मिलेंगी साथ में, तो उसको कहा जाता है बाईवेरिएट।
बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपको जहाँ बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में जो वैल्यूज मिलती हैं वो ऐसे मिलती हैं x कॉमा वाई, x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2 अप टू xn कॉमा yn। मतलब बिकॉज यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप कोरिलेशन निकाल रहे हो x और y के बीच में कि x इतना है तो y इतना होगा, x इतना है तो y इतना होगा, x इतना है तो y इतना होगा, तो ऑब्वियसली ऐसे साथ में मिलेंगी ना वैल्यूज। मतलब आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, x की वैल्यूज है ये और ये y की वैल्यूज है। ऐसे मिलते हैं ब्रैकेट्स में। ओके, सो दिस इज नोन एज बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। कोरिलेशन में हमेशा आपको बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा और बाकी चैप्टर्स में आपको यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि टाइप्स की हम बात कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। सो दो तरीके के कोरिलेशन होते हैं, इनफैक्ट होते तीन तरीके के हैं बट उसको मेंशन नहीं करते, बट मैं आपको तीसरा तरीका भी बताऊंगी। बोलते दो ही तरीके हैं। देखो, अगर आप देख रहे हैं कि x की वैल्यूज जो x था वो बढ़ रहा है और आपने देखा कि y भी इंक्रीज हो रहा है, जैसे हमने कहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हाइट बढ़ रही है तो वेट भी बढ़ रहा है, हाइट वेट, ठीक है। सो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, जो चेंजेस हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इनकम कम होती है तो हमारा एक्सपेंसेस भी कम हो जाते हैं। वहीं पे प्राइस और डिमांड की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो जाती है, ठीक है ना। डे टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो सेल ऑफ वुलन्स कम हो जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सेम डायरेक्शन जा रही है, ऊपर ऊपर, नीचे जाएगी तो नीचे, और यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन जा रही है। सो अगर सेम डायरेक्शन में चेंजेस हो रहे हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ने पर दूसरे की भी बढ़ जाए या कम होने पर कम हो जाए, वहाँ वो कोरिलेशन आपका कहलाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर आप ये चीज नोटिस करते हैं, एक वेरिएबल की प्राइस बढ़ रही है दूसरे की घट रही है, या चेंजेस जो हो रहे हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हो रहे हैं, तो वो कहलाता है आपका नेगेटिव कोरिलेशन। इनको डायरेक्ट कोरिलेशन और इनडायरेक्ट कोरिलेशन भी कहा जाता है, पॉजिटिव को डायरेक्ट, नेगेटिव को इनडायरेक्ट। गॉट इट। अब देखिए ये पढ़ते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, when with an increase in the value of one variable, the value of the other variable increases, and with a decrease in the value of one variable, the value of the other variable decreases. It is a case of positive correlation. It is a case of positive correlation. अच्छा, नेगेटिव का इसमें लिखा हुआ रह गया है। सो नेगेटिव का आप लोग अब खुद भी लिख सकते हैं, इसमें आई डोंट नो कैसे मिस हो गया। When with an increase in the value of one variable, the value of the other variable decreases, and with a decrease in the value of one variable, the other value of the other variable increases. It is a case of negative correlation. ठीक है, ये आप लोग खुद ऐड ऑन कर लेना। Is it clear to everyone? यहाँ तक कोई बात पूछनी है, कुछ समझना है, बताइए। नो मैम। नो मैम। आगे बढ़े। ये लीनियर नॉन लीनियर में अभी आपको बताऊंगी, पहले हम थोड़ा सा और कुछ पढ़ेंगे, अभी इतना क्लियरली समझ में नहीं आएगा क्योंकि। एक सेकेंड। एक सेकेंड आप लोग होल्ड कीजिएगा।
या सो आई वाज टेलिंग अबाउट, हाँ अब हम बात करते हैं, यहाँ तक तो इसकी थ्योरी हो गई। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में आप ये सीखेंगे कि पहले तो हम ये देखेंगे कोरिलेशन है या नहीं है, फिर हम ये देखेंगे कि उसका टाइप क्या है। अच्छा, जो तीसरा टाइप में बता रही थी वो ये बता रही थी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के अलावा एक होता है आपका नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन की सिचुएशन भी तो होगी। नो कोरिलेशन मीन्स, जो मैं अभी हम इसकी इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे थे कि अगर आपने एक वेरिएबल की वैल्यूज को आप चेंज कर रहे हैं, आप उसको इंक्रीज कर रहे हैं या उसको डिक्रीज कर रहे हैं, बट आपने नोटिस करा कि जो दूसरा वेरिएबल है उसके साथ जो कोरिलेटेड हम मान रहे थे उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, वो एज इट इज है। यानी जैसे प्राइसेस की अगर हम बात करें, कोई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके प्राइसेस में अगर वो प्राइस बढ़ भी रहे हैं, डिमांड उतनी ही है, जो उस ब्रांड को लेता है उसी ब्रांड को ले रहा है। तो वहां पे आप देखोगे कि वहां पे उस सिचुएशन में आप कहोगे कि देयर इज नो कोरिलेशन। ओके, तो इसलिए टाइप्स में अलग से ऐसे, अगर टाइप वैसे पूछे जाए तो दो ही हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सिचुएशन, इसको सिचुएशन मान लो कि ये भी एक सिचुएशन हो सकती है जहां पे आप कहेंगे देयर इज, यहाँ पे ना पॉजिटिव कोरिलेशन है ना नेगेटिव कोरिलेशन है, या कोरिलेशन ही नहीं है। ओके, तो ये मैं बता रही थी। इसके बाद आप देख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की यहाँ पे बात हो रही है। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, हमने लास्ट चैप्टर डिस्पर्जन में देखा कि दो तरीके के डिस्पर्जन थे, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट में जो चीजें थी उन्हीं के कोरिलेशंस, उन्हीं के कोफिशिएंट सारे हमारे रिलेटिव में थे, जैसे रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज, एमडी कोफिशिएंट ऑफ एमडी, क्यूडी कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी। यानी मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप रिलेटिव स्टडी जहां पे भी होगी वहां पे आप क्या निकालेंगे, उसका कोफिशिएंट निकालेंगे। यहाँ पे भी तो आप रिलेटिव स्टडी कर रहे हैं, एक्स और की वाई पे, वाई की एक्स पे, कि एक्स बढ़ाने पे वाई कितना बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कितने कोरिलेटेड है, किस तरीके से कोरिलेटेड है। यानी आप कंपैरेटिव स्टडीज कर रहे हो, एक्स और वाई की रिलेटिव स्टडी कर रहे हो। तो जहां पे भी रिलेटिव स्टडी होगी ना, एक से ज्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, तो वहां पे डायरेक्ट स्टडी ना होके हमेशा कोफिशिएंट्स आप निकालेंगे। ओके, सो इसीलिए यहाँ पे जो इसका हम कोरिलेशन जो हम कैलकुलेट करते हैं ना, वो कोरिलेशन नहीं करते हैं, उसका कोफिशिएंट कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट जो थ्योरेटिकल में हम देखते हैं टाइप कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कितने कोरिलेटेड है सब, लेकिन जब हम उसके थ्योरेटिकल उसकी बात, सॉरी प्रैक्टिकल उसको कैलकुलेट करने की बात करें, यानी क्वांटिटेटिव में हम उसका नंबर्स में, हम न्यूमरल में आंसर निकालेंगे, तो वहां जो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगी ना टर्म, वो होती है स्मॉल आर, विच इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू जो आएगी, जिसे हम निकालना भी सीखेंगे, ये हमें बताएगी कि जो वेरिएबल्स हैं जिनके लिए आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, वो एक तो उनका टाइप भी इससे पता लगेगा। अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो वहां पे यानी पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो यानी वहां नेगेटिव कोरिलेशन है। दूसरा, जो वैल्यू होगी आर की, स्मॉल आर की, वो बताएगी कि कोरिलेशन कितना है। ये जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये जानने से काम नहीं चलेगा कि दोनों वेरिएबल्स कोरिलेटेड हैं, पॉजिटिव कोरिलेटेड हैं, अरे ये भी तो पता हो कि कितने कोरिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि ये, मैंने कहा कि ये पेन मैंने लिया है लेकिन ये बहुत महंगा है, सो सेकंड क्वेश्चन की, अगर किसी को उस पेन में इंटरेस्ट है तो वो यही पूछेगा कि मैम है कितने का, ठीक है महंगा है, बट व्हाट इज द प्राइस। यानी आपको एक न्यूमरल वैल्यू चाहिए, क्योंकि कोई एक चीज किसी के लिए बहुत महंगी हो सकती है, दूसरे के लिए वही चीज आई थिंक ये भी हो सकता है कि वो इजीली परचेज कर सकता हो, है ना। मान लीजिए कोई कार है हम कहीं, तो बहुत महंगी है, अब दूसरे इंसान की इतनी इतनी पावर है, परचेजिंग पावर है या इनकम है कि उसको, वो इसे इजीली ले सकता है, उसके लिए वो कहेगा ठीक है तो नॉमिनल प्राइस में। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि हमें हमेशा जो नंबर है, न्यूमरल वैल्यूज चाहिए होते हैं। मैं अगर आपसे कहूँ ये पेन 500 रुपए का है, भाई बहुत ही महंगा है, बहुत ही महंगा है, 500 रुपए का है। अब आपके लिए आप कहें 500 रुपए का पेन तो ठीक है, मैं तो ले सकता हूँ आसानी से, क्यों इसे इतना महंगा कहा जा रहा है। सो पॉकेट के हिसाब से या आपके परसेप्शन के हिसाब से चीजें महंगी और आपको महंगी या सस्ती लग सकती हैं।
आप ये डिसाइड तभी कर पाओगे जब आपको उसका प्राइस पता हो, यानी उसका न्यूमरल वैल्यू पता हो, तो आप बता पाएंगे सही से कि हाँ ये तुम्हारे लिए महंगी है, मेरे लिए महंगी नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि इम्पोर्टेंस क्या है ये जानने की कि कितना, जैसे मैंने कहा कि अगर आपका, अब जैसे यहाँ देखो आर की हमने यहाँ 3 कंडीशंस डिस्कस करी हैं। अगर आर आपका, आर की वैल्यू 0 आ गई, आर आपने कैलकुलेट करा आ गया 0, तो आप वहां समझ जाइए यानी वहां पे कोई कोरिलेशन नहीं है ना। अब जैसे आप अगर निकालना, आप कैलकुलेट करना नहीं सीखोगे आर, तो आप कैसे बताओगे कि वहाँ कोरिलेशन है या नहीं है। आप उसकी, आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए जिसमें आप कुछ वैल्यूज पुट करो और आपको जब आंसर मिले तो उसके हिसाब से आप अपना, आप अपने आंसर को डिस्क्राइब कर पाओ कि आर अगर 0 आ गया तो यानी वहाँ कोई कोरिलेशन नहीं। एक्चुअली जो वैल्यूज हैं वो ऑब्वियसली 0 to 100, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो कोई चीज मिनिमम 0% हो सकती है या मैक्सिमम 100% हो सकती है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कोरिलेशन जो है आपका -100% से लेके +100% तक हो सकता है, यानी जो रेंज है। क्यों? क्योंकि कोरिलेशन आपका नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, इसलिए हम 0 से ना लेके हम कहाँ से लेंगे, नेगेटिव में भी 0 तो बीच में आएगा, हम नेगेटिव में भी 100 तक जाएंगे और पॉजिटिव में भी 100 तक जाएंगे। परसेंटेज की बात करें तो 100, और अगर हम डेसिमल्स में या नंबर्स में बात करें तो -1 से लेके +1। ऐसा कब होगा, जब आपका आर 100 पर, हम कह रहे हैं कि यहाँ 100% कोरिलेशन है। 100% मतलब फुल कोरिलेशन का मतलब ये हो गया कि अगर आप x में बिल्कुल हल्का सा भी नाम मात्र के लिए भी चेंज कर रहे हैं तो y पे उसका पूरा पूरा इफेक्ट पड़ेगा, पूरा चेंज हो जाएगा y। इतना ज्यादा कोरिलेशन अगर है तो इसे कहते हैं हाईएस्ट, ठीक है। और 0 मिनिमम लिमिट क्या है, 0, कि अगर 0 है तो यानी वहां पे कोरिलेशन है ही नहीं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है आपको कि r की वैल्यू जो है उसकी लिमिट्स होती हैं -1 से लेके +1। एक इससे ये बात भी पता लगी कि अगर आपका आंसर, आपने r कैलकुलेट कर रहे हैं आप और आपने आंसर निकाल दिया +1.008 ऐसा करके कुछ, तो ये भी गलत है क्योंकि 1 से ऊपर जा ही नहीं सकता, 0.008 भी नहीं। ओके, आंसर की लिमिट क्या है, 1 तक, मैक्सिमम 1 हो सकता है बट ना डेसिमल में ही रहेगा। 0.98, 0.99, 0.74, 0.67 ऐसे करके आपका आंसर डेसिमल में आएगा। या परसेंटेज में बात करें तो 67%, 70%, 99%, बट 100% से ऊपर थोड़ी कोई चीज होती है। तो इसलिए आपकी जो लिमिट्स है वो आर की, वो क्या है, -1 to +1, -1 to +1, both inclusive both the limiting values, inclusive both the limiting values, यानी लिमिटिंग वैल्यूज यानी आंसर आपका -1 और +1 भी हो सकता है, यानी कि सिर्फ इसके बीच में रहेगा। ओके, और ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ये मैं अभी आपको समझ में आएगा जब आप स्कैटर डायग्राम करेंगे। अभी आप फिलहाल ये समझ लीजिए कि आर जो आपका, आप यहाँ पे जब कैलकुलेट करना हो कि कितना कोरिलेशन है तो आप उसका कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं। उस कोफिशिएंट को स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। स्मॉल आर की जो लिमिट्स हैं वो -1 से लेके +1 होती है, इंक्लूसिव बोथ द लिमिटिंग वैल्यूज। और आर अगर आपका 0 आता है तो आप ये बोलेंगे यहाँ पे कोई देयर इज नो कोरिलेशन, कोई कोरिलेशन नहीं है। और अगर आपका आर का आंसर +1 आता है तो उसको कहा जाता है परफेक्ट, परफेक्ट वर्ड लग जाता है उसके आगे, पॉजिटिव तो दिख ही रहा है प्लस की वजह से, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर -1 आता है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, वो सिचुएशन कहलाती है। ये छोटा सा है आपका, इतना ये खत्म हो गया यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, लेकिन इतने से ही आपको क्वेश्चन मिल सकता है कोरिलेशन का, के क्वेश्चन आएंगे तो आपको इतने से में से ही क्वेश्चन मिल सकता है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ हमने सिर्फ ये समझा कि कोरिलेशन की जो लिमिट्स है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की -1 to +1 है। 1 होने पर हम उसे परफेक्ट सिचुएशन बोलते हैं, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव,
और R अगर 0 है तो हम ये बोलते हैं देयर इज नो कोरिलेशन। ओके, अब ये R कैलकुलेट कैसे होता है, इसको हम किन किन तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं, अब हम इनकी बात करेंगे। तो आप इस चैप्टर में ये 4 मेथड समझेंगे, जिसमें कि जो पहला मेथड है ना, स्कैटर डायग्राम, नाम ही जिस पता लग रहा है डायग्राम लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स इट्स अ ग्राफिकल मेथड है ना, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होंगी, ग्राफ्स बना के हम ये करेंगे। और ये इम्पोर्टेंट है, इसके बेस पे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन इससे अच्छे मिल जाते हैं। बाकी जो ये तीनों हैं ये आपके आप इनमें फॉर्मूले सीखेंगे, इन तीनों के ही आप फॉर्मूले सीखेंगे और इसमें आप बनाएंगे ग्राफ। तो आज हम बात कर रहे हैं स्कैटर डायग्राम की। आई गेस अभी हमारे पास है 10 मिनट्स, सो कर लेते हैं। स्कैटर डायग्राम की बात कर रहे हैं। स्कैटर डायग्राम को डॉटोग्राम भी कहा जाता है, क्योंकि आप देखेंगे जो मैं ग्राफ बनाऊंगी अभी, वो उनमें हम डॉट्स बनाते हैं, डॉट्स बना के उनको हम ड्रॉ करते हैं। देखती हूँ अगर आपकी स्टडी में अभी मेरे पास यहाँ पे स्टडी का चैप्टर ये वाला भी नहीं करा है, मैं कर लूंगी, बट मैं आपको वैसे ही बना के दिखा देती हूँ। सो स्कैटर डायग्राम में हम क्या करते हैं, पहले तो समझ लीजिए है क्या। इट इज डिफाइंड एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। By observing the patterns of dots, we can know the presence or absence of correlation and the type of correlation. In this method, we take the values of independent variable on horizontal axis and dependent variable on vertical axis. देखो, आपके पास यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, ऑब्वियसली उन दोनों वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट होगा एंड दूसरा जो उस पर डिपेंड कर रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज आप चेंज करेंगे, जिसकी वैल्यूज आप चेंज कर करके देखेंगे कि दूसरे वेरिएबल पे कितना इफेक्ट आ रहा है ना। जैसे प्राइस और डिमांड की बात करें तो प्राइस हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, प्राइस में हम चेंजेस करते हैं, उस पर डिमांड, हम डिमांड को नहीं चेंज कर सकते, और डिमांड को चेंज करता है कौन, प्रोडक्ट का प्राइस। तो यानी डिमांड डिपेंड कर रही है प्राइस पे। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ प्राइस और डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ कौन, आपका उसकी डिमांड। तो ये कह रहे हैं कि जब हम स्कैटर डायग्राम बनाते हैं तो एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज और वाई एक्सिस पे लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं, ये आप लोग भी बनाने हैं, आप लोग को भी साथ साथ आप लोग इसको ड्रॉ कर लीजिए। सर की क्लास का टाइम हो जाए तो प्लीज मुझे टोक देना, मुझे अगर ना ध्यान रहे। देखो पहले तो आप समझिए, इस तरह से बनाइए, 2-3 सिचुएशन बनाइए। यहाँ पे आपने लिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सपोज प्राइस ले रहे हैं, और यहाँ ले रहे हैं हम प्रोडक्ट की डिमांड, ठीक है। अब आपने देखा कि जो आप इसमें क्या होता है, जैसे इस प्राइस पे इतनी डिमांड है, एक डॉट लगा दिया, डॉट हम दूसरे कलर का ले लेते हैं, ये था। उसके बाद एक और दूसरे प्राइस पे ये आ गई डिमांड, फिर ये आ गई, ये आ गई, ये डॉट्स लगाते जा रहे हैं, जितनी जिस प्राइस पे जो डिमांड है, मान लीजिए 50 प्रोडक्ट्स है, 50 प्राइजेस हैं हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस हैं, और उनकी उन प्राइजेस पे ये डिमांड्स है। इस तरह से हमारा एक ये ड्रॉ कर आ गया, ठीक है। डॉटोग्राम इसीलिए कहते हैं इसे, क्योंकि इसमें डॉट्स का पैटर्न बनता है, ये बनकर आ गया। तो अब हमने देखा कि जो इन डॉट्स की डायरेक्शन है, ये जा रही है आपकी लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, यानी लेफ्ट साइड में नीचे से शुरू हुई और राइट साइड में ऊपर की तरफ जा रही है। ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हमें बताती है कि यहाँ पे जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है। कैसे, देखो आप इस पे परपेंडिकुलर डाल के देखो, आपने प्राइस बढ़ाया, डिमांड भी अपने आप बढ़ रही है, प्राइस कम करो, डिमांड पे परपेंडिकुलर डालो, ये नीचे आ गया, यानी सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है ना। अगर हम प्राइस बढ़ा रहे हैं तो डिमांड भी बढ़ रही है, प्राइस घट रहा है तो डिमांड भी घट रही है। सो ये जो ऐसा कब होता है, सेम डायरेक्शन में चेंजेस कब होता है, जब पॉजिटिव कोरिलेशन हो।
यानी इस डायरेक्शन से हमें पता लगा कि यहाँ पे जो कोरिलेशन है उसका टाइप है पॉजिटिव। आपसे पूछा जाएगा कि पॉजिटिव कोरिलेशन की डायरेक्शन क्या होती है, तो आप बताएंगे लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। अगर आपके जो डॉट्स का पैटर्न है वो इस फॉर्म में आ रहा है कि आपको डायरेक्शन मिल रही है कि ये जो डॉट्स हैं ये लोअर लेफ्ट साइड से शुरू हुए और अपर राइट में चले गए, तो ये डायरेक्शन आपकी बताती है कि यहाँ पर पॉजिटिव कोरिलेशन है। ओके, उसके बाद डिग्री भी हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि यहाँ पे जो कोरिलेशन है आर, जो स्मॉल आर है वो कितना है, मतलब वो ये आपस में ज्यादा कोरिलेटेड है या कम कोरिलेटेड है। तो इसके लिए हम ये करके देखते हैं कि ये जो डॉट्स आए ना, हम इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इनके बीच से पास कराते हैं एक लाइन। तो ये जो लाइन है ना ये परफेक्शन की लाइन है, परफेक्शन की लाइन है। इस लाइन के हमने देखा कि जो डॉट्स हैं वो काफी पास पास है, ज्यादा दूर दूर नहीं है, इस लाइन के बहुत ही पास पास है। सो ये सिचुएशन से हमें पता लगा कि यहाँ जो डिग्री है कोरिलेशन की वो काफी हाई है। तो इस ग्राफ का जो कंक्लूजन निकला वो निकला कि यहाँ पर जो कोरिलेशन है हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। यानी इस ग्राफ से हमें समझ में आया कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस और डिमांड के बीच में कोरिलेशन है वो आपका सॉरी ये मैंने कुछ उल्टा कर दिया, प्राइस और डिमांड में तो नेगेटिव कोरिलेशन होता है। इसको आप हाइट और वेट कर हाँ हाइट और वेट ले लो, सॉरी सॉरी सॉरी, प्राइस बढ़ने पे तो डिमांड घटेगी। हाइट सॉरी मोटा चल रहा है, या वो ले लो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ले लो, भी ले सकते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम बढ़ी एक्सपेंस बढ़ गए, इनकम कम हुई एक्सपेंस कम हो गए। ओके, सो हमारे ये दो वेरिएबल्स थे, हमने अगर इस तरह से हमारा ग्राफ बनकर आया तो उसका कंक्लूजन क्या निकला कि यहाँ पर हाई डिग्री का कोरिलेशन है और पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, यहीं पर अगर हम ग्राफ बनाएं और वो इस तरह से आ जाए, ये x है ये y है, इस तरह से। तो यहाँ पे अगर आप देखें जो डायरेक्शन है हमारे पास वो किस तरीके की आई है, वो आई है आपकी अपर लेफ्ट टू लोअर राइट। यानी यहाँ उल्टा हो गया, कैसा हो गया, लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ और राइट साइड में आते आते वो नीचे आ रहा है। तो ये जो डायरेक्शन होती है ये डायरेक्शन होती है आपकी निगेटिव कोरिलेशन की, यानी यहाँ नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर आपकी यहाँ पे हम ले लेते हैं प्राइस और डिमांड, यहाँ पे है प्राइस और ये है डिमांड। यहाँ देखो ये आपने प्राइस बढ़ाया तो डिमांड नीचे आ गई, प्राइस कम किया तो डिमांड ऊपर चली गई, बढ़ गई। तो यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर कैसी कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है। अब डिग्री कैसे पता करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी करी थी, इन डॉट्स के बीच में से एक लाइन स्ट्रेट लाइन पास कराइए और इस लाइन के आप देख रहे हैं कि ये डॉट्स हैं ये इसके काफी पास पास है। तो यहाँ पे अब क्या इसका कंक्लूजन निकला कि यहाँ पे भी हाई डिग्री है कोरिलेशन की, लेकिन कोरिलेशन कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको कैसा भी वो एक्सप्लेन कर दें कि जो डॉट्स हैं उनकी डायरेक्शन बता देंगे, आपको बता देंगे कि वो जो स्ट्रेट लाइन है उसके आसपास है बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, मतलब उसके आसपास डेंसली स्कैटर्ड है, या
अगर ये बहुत ज्यादा दूर दूर होंगे, ये डॉट्स आपके दूर दूर स्कैटर्ड होंगे, तो वो लो डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं पे अगर आपके सामने ये सिचुएशन आ जाए, ये एक्स था, ये वाई था, आपके जो डॉट्स हैं वो इस तरह से आ जाए, यानी अगर आप इनसे एक स्ट्रेट लाइन पास कराएं, ये डॉट्स एकदम स्ट्रेट लाइन पर आ जाएं, और डायरेक्शन क्या है, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, तो ये सिचुएशन आपकी कहलाती है परफेक्ट। परफेक्ट डायरेक्शन हमें बता रही है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इसी में अगर आप बनाएं और आपके जो डॉट्स हैं वो इस तरह से आ जाएं, यानी अगर आप एक लाइन पास कराएं स्ट्रेट, उसी के ऊपर आ जाएं, लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, ऐसे। तो यहाँ पे आपका कैसा हो गया, परफेक्ट तो है कोरिलेशन क्योंकि सीधी लाइन आ गई है, लेकिन जो कोरिलेशन का टाइप है वो कैसा हो गया, नेगेटिव। यस, ठीक है ना। तो ये है, इससे आपको ये जो हमने डिस्कस करा डॉटोग्राम या स्कैटर डायग्राम, so this is a graphical method to find out the type of correlation as well as the degree of correlation. अगर ये वाले हमारे डॉट्स जितने ज्यादा स्कैटर्ड आएंगे इस तरह से, मतलब हम एक लाइन इसमें से पास कराएं और इससे आप देख रहे हो कि काफी दूर दूर है, सो वो वहां पे आपका कोरिलेशन क्या कहलाएगा, वो उसका डिग्री लो हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, देखो जितना ये सिचुएशन, ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है ना, इस स्ट्रेट लाइन के जितने बिल्कुल इसके ऊपर आ गए तो परफेक्ट हो गया कोरिलेशन, अगर इसके बहुत पास पास आए हैं तो हाई डिग्री का कोरिलेशन हो गया। इस लाइन से जितना दूर होते चले जाएंगे, स्कैटर्ड होते चले जाएंगे, उतना ही डिग्री लो होती चली जाएगी। डायरेक्शन आपको दिखती रहेगी, अगर लोअर लेफ्ट टू अपर राइट है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट है तो नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर सिचुएशन आ गई आपकी इस तरह से, ये मुझे बताइए यहाँ पे किस तरीके का कोरिलेशन होगा, ऐसा भी हो सकता है। No correlation. यस, वेरी नाइस, देयर इज नो कोरिलेशन, क्योंकि हमें डायरेक्शन नहीं मिल रही, हमें डायरेक्शन नहीं मिल रही कि ये अपवर्ड जा रहे हैं सारे डॉट्स या डाउनवर्ड आ रहे हैं। तो डायरेक्शन ना मिलने का मतलब ही ये है कि यहाँ पे कोरिलेशन नहीं होगा। अगर कोरिलेशन नहीं है तभी तो ना तो पॉजिटिव कोरिलेशन मिलेगा हमें इन दैट सिचुएशन, ना नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि डायरेक्शन ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर इस तरह से हमें वो आपसे क्वेश्चन में गए कि सर्कुलर फॉर्म में आ गए या टोटली स्कैटर्ड है, उनका कोई डायरेक्शन है आपको नहीं मिल रहा है, तो वहां आप बताएंगे कि ये सिचुएशन है आपकी जहाँ पे कोई भी कोरिलेशन नहीं है, यानी यहाँ पे आपका जो स्मॉल r है वो कैसा है, कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसा है, 0 है। यहाँ कैसा है, -1, यहाँ r+1, और यहाँ पे आप अभी नहीं बता सकते स्कैटर डायग्राम के थ्रू, सिर्फ आप ये बता सकते हैं ज्यादा और कम, महंगा सस्ता, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास बाकी 3 और भी फॉर्मूलाज हैं जिनसे हम उन्हें कैलकुलेट करेंगे। सो अभी आपकी क्लास का टाइम हो गया है सर की, यहीं पे से स्टॉप कर रहे हैं, बट इतना है कि यहाँ तक का आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना अपनी स्टडी से, नोट से, ओके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम रिया। अरे ये हटता क्यों रहता है ये?